बच्चों, हेलो बच्चों। हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे पीरियोडिक टेबल पर, लेकिन वीडियो बीच में ही रुक गया। तो मैं इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर का 5वां यूट्यूब वीडियो आपके सामने लेकर के आया। हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन बंधुता की। मैंने जैसा कि बताया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में मिनिमम एनर्जी होती है आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर हम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, या इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसका एक नाम और है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। इसे आप इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होती है? किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जब हम जोड़ते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द एनर्जी रिलीज व्हेन an electron is added to outermost cell of any isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy। अब मैं एक बात आपको बता देता हूं, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसे प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक सेम एज ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में दूसरे, तीसरे, चौथे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जब हम जोड़ेंगे तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरे इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल में जब हम जोड़ेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी मुक्त होगी, जो एनर्जी निकलेगी उसे हम तृतीय आयनन विभव या थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब हम अगर बात करें किसी पीरियड में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो मैं आपको बता दूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है किसी पीरियड में आगे बढ़ने पर, या पीरियड में एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे आप पीरियड में आगे बढ़ेंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। लेकिन कुछ अपवादों को हम यहाँ पर इसमें कुछ अपवाद भी हैं जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अपवादों की अगर हम बात ना करें तो, और किसी ग्रुप में जब आप टॉप से बॉटम पे आते हैं, किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप से बॉटम पे आएंगे, ऊपर से नीचे तक आएंगे, यानी ग्रुप में आगे कैसे बढ़ना हो, ऊपर से नीचे। अगर मैं कहूँ किसी ग्रुप में आगे बढ़ना, तो ग्रुप में आगे बढ़ना कैसे होता है? ग्रुप में आगे बढ़ने का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर। तो जब आप किसी ग्रुप में आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये आपकी घटती है। अब हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल में। मैं एक चीज बात कर रहा था आपसे, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एक चीज और बात करूंगा। आपको पता है मैंने भी पढ़ाया है कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से, कंप्लीटली बाहर निकालने से, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहते हैं आयनन विभव।
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम एनर्जी, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक इसी प्रकार सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में अंतर है। आयोनाइजेशन एनर्जी में आउटर मोस्ट सेल में से हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। आपको एक चीज और बता दूं कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से आपकी ज्यादा होती है। इसी प्रकार जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकेंड से ज्यादा होगी, जो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी है वो थर्ड से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, द्वितीय आयनन ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है, और पॉजिटिव आयन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, जब कोई पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, वो क्या होता है? अधिक हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस की ओर अधिक बल से, अधिक फोर्स से आकर्षित होते हैं। जो धनायन होते हैं क्यों आकर्षित होते हैं? पता ना? जो धनायन होते हैं, धनायन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक की ओर अधिक बल से आकर्षित होते हैं। ठीक, और जब आकर्षित होंगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन हो जाएगा। सेम टू सेम एज हम ऐसे कर दें कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक हो जाता है। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा हो जाता है। और जो पॉजिटिव आयन है वो जो पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉन है, जो धनायन के इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक की ओर ज्यादा बल से आकर्षित होते हैं। अब जो पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉन है, जो आयन में चेंज हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर ज्यादा बल से आकर्षित होंगे, और जब ज्यादा बल से आकर्षित होंगे तो उनसे फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाएगा। इसलिए जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया, फिर उससे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर तेज बल से आकर्षित होते हैं। इसीलिए सेकंड वाला जो आयोनाइजेशन को होता है वो फर्स्ट से ज्यादा होता है। क्यों? अब वो प्रिपेयर हो गया। फिर इसी तरह थर्ड सेकंड से ज्यादा है। ठीक इसी तरह फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर देन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद मैं आपको इसमें कुछ चीजें और बता दूं कि किसी भी
आप पीरियड में जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो परमाणु आयतन होता है, जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है, वो मेटल का पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, और किसी ग्रुप में ये बढ़ता है। किसी पीरियड में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ये बढ़ता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ये बढ़ता है। और किसी ग्रुप में आगे बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा और डेंसिटी बढ़ेगी। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, किसी पीरियड में आगे बढ़ने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है, अपचायक गुण घटता है। किसी ग्रुप में आगे बढ़ने पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी घटेगी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी। मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो किसी पीरियड में आगे बढ़ने पर घटता है और किसी ग्रुप में आगे बढ़ने पर बढ़ता है। तो ये आपका मैंने बता दिया। कुछ चीजें और आपको बता दूं कि सबसे मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किस एलिमेंट का होता है? कार्बन का। और सबसे मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है। सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है। सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। और सबसे मैक्सिमम एटॉमिक वॉल्यूम सीजियम एलिमेंट का होता है। सबसे मैक्सिमम डेंसिटी ऑस्मियम की, सबसे मिनिमम डेंसिटी लिथियम की, सबसे हाइड्रोजन की, सबसे मिनिमम डेंसिटी हाइड्रोजन की होती है। सबसे लाइटर मेटल जो है वो लिथियम है। सब पॉइजनस मेटल, सबसे ज्यादा पॉइजनस मेटल प्लूटोनियम होती है, प्लूटोनियम Pu। और पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली जो मेटल है वो एस्टेटीन है। लिक्विड रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है? फ्रांसियम। पी ब्लॉक में कौन कौन से रेडियो एक्टिव तत्व हैं? पोलोनियम, एस्टेनिन और रेडॉन। और एस ब्लॉक में फ्रांसियम और रेडियम। और धातुओं में सबसे अधिक गलनांक जो है वो मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। तो बच्चों ये आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके सारे YouTube वीडियो, सारे नोट्स मिल चुके होंगे आपको। आपको चैप्टर समझ में भी आया होगा। वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट्स भी दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे कमेंट के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। अब हम लोग अगली YouTube क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे।